गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू उमंग कोचिंग क्लासेस। हमारे आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीजी बोर्ड क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 नेचर ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की प्रकृति। हम इस चैप्टर में उन पदार्थों की प्रकृति को समझने वाले हैं जो हम चैप्टर 1 से लेते आ रहे हैं। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था अर्थ के बारे में, यानी कि हमारी पृथ्वी के बारे में। अब उसके बाद चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा? आवर एनवायरमेंट, अपने पर्यावरण के बारे में। अब उसी पर्यावरण में हमने जिन जिन चीजों के बारे में पढ़ा था उसके नेचर को, उसकी प्रकृति को समझने जा रहे हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे जाके जरूर देखें, उसके बाद चैप्टर 3 समझे, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। नेचर ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की प्रकृति। हमने विभिन्न प्रकार के पदार्थों के बारे में अब तक पढ़ा है, जैसे कि जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। हम इन पदार्थों से घिरे हुए हैं। हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था हमारे पर्यावरण में, कि हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, चीजें हैं, जैसे कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सांस ले पाते हैं, जिनमें जीवन होता है, पर नॉन लिविंग थिंग ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। जो एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो जिनमें जान नहीं होती है, वो ऐसे ऑब्जेक्ट एक दूसरी जगह पे मूव नहीं सकते, हिल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या कहा था? नॉन लिविंग थिंग। दूसरे ऑब्जेक्ट्स क्या थे? लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब इन ऑब्जेक्ट्स की प्रकृति, इनके नेचर, इनका मैटर समझने वाले हैं कि ये जो मैटर है इसका नेचर कैसा होने वाला है, ये जो पदार्थ है इसकी प्रकृति कैसी होने वाली है ना। तो हम आप बताइए, हम जब आसपास अपने देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, ट्रीज, टेबल, चेयर, है ना, अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। अब में से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो मानव द्वारा निर्मित है, यानी कि मैन मेड है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें नेचुरली उपलब्ध होती हैं, यानी कि पानी, जल, वायु, है ना, एयर, ये सब चीजें हमें डायरेक्ट प्रकृति से उत्पन्न होती है। हम बोलेंगे प्लांट्स हमें प्रकृति से उत्पन्न है। उसके अलावा जो हमें अलग अलग मटेरियल्स, सॉइल, है ना, जो रॉक्स, मिनरल्स, ये सब हमें प्रकृति से उपलब्ध होती हैं। तो इन सब चीजों को जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलती हैं, ध्यान समझिएगा, ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें जो हमें प्रकृति से, नेचर से डायरेक्ट मिलती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? जल्दी बताइए। उन्हें हम कहेंगे नेचुरल थिंग, जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिल रही है, ठीक है। अब ऐसी चीजें जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट नहीं मिल रही, जो हमें मैन मेड है, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स बना रहे हैं, जो मानव द्वारा निर्मित है, ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे? मैन मेड थिंग्स, है ना। क्या बोलेंगे? मैन मेड। ऐसी चीजों को कौन बना रहा है? मैन मेड, है ना, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनी हुई है, इसलिए उनके बोलेंगे मैन मेड। अब नेचुरल में बच्चों क्या क्या आ जाएगा? माउंटेन्स, रिवर्स, जो हमारा वाटर है, फिर सॉइल, मिनरल्स, अलग अलग रिसोर्सेस, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल, है ना। जैसे मतलब पशु पक्षी, हमारा जो आसमान है, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, ये सब नेचुरली उपलब्ध होते हैं। अब इसके अलावा अब अगर मैं बोलूंगी कि मैन मेड क्या है, तो हमारे आसपास देखिए टेबल, चेयर, दिस पेन, एवरीथिंग, the mouse of the computer, not that mouse, and the table, chair, car, buses, all these things, ये सब चीजें मानव द्वारा निर्मित है, इसीलिए इन चीजों को क्या कहा जा सकता है? मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। अब इस पिक्चर में देखिए, आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी। कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, और कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जो नेचुरली उपलब्ध है। इन सबको मिलाकर हमारा एनवायरमेंट बनता है, हमारा पर्यावरण बनता है। अब ऐसे पर्यावरण के हम नेचर को समझने वाले हैं, एक एक ऑब्जेक्ट्स को, कि हम इन सब ऑब्जेक्ट्स को 3 बेसिकली टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ।
ठीक है बच्चों, एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए, आपको फुल एनर्जी के साथ इस चैप्टर को पढ़ना है। साइंस इज अ सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको पूरे एनर्जी के साथ, जब तक आप नहीं बैठोगे समझोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए एवरी टाइम जब आप साइंस पढ़ने बैठेंगे आपको पूरा कॉन्फिडेंटली रहना है एंड फ्रेश रहना है, ताकि आपको एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बताया था कि इस इमेज में अलग अलग चीजें हैं जो या तो हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड होती हैं या तो हमारा जो मैन मेड है ना। तो अब नेचुरली में देखिए यहाँ पर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, जरा मुझे बताइए कि ऐसे यहाँ पर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेचुरली अवेलेबल। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक इमेज बनी है, तो इमेज किसकी बनी है? माउंटेन की। तो माउंटेन तो नेचुरल है, पर ये जो इमेज है क्योंकि उसकी फोटो क्लिक की गई है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? मैन मेड। इसके अलावा देखिए एक फ्लावर बना है तो ये हो जाएगा नेचुरल। एक फ्रूट है तो ये भी हो जाएगा नेचुरल। ये जो पौधा है ये क्या हो जाएगा? नेचुरल। पर ये जो गमला है ये क्या हो जाएगा? मैन मेड। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बॉल बना है, क्लोथ्स, ये फ्रूट क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रूट विल बी नेचुरल बिकॉज ये हमें प्रकृति से मिलता है। इसके अलावा देखिए कपड़े हैं, दरवाजा, कुर्सी, अनेक प्रकार के फल, कोट, पैंट, ये कैमरा बना हुआ है। तो कुछ चीजें क्या है बच्चों? मानव द्वारा निर्मित है, मैन मेड। वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे एनवायरमेंट में, हमारे आसपास, जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? मैन मेड। और कुछ चीजें नेचुरली में मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? नेचुरली ऑब्टेन्ड ऑब्जेक्ट्स। प्रकृति द्वारा हमें ये उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिए, आप एक शॉर्ट इमेज में है ना, हम इसको टैली करते हैं। यहाँ पे कौन कौन इन सी इमेजेस है देखिए। पहले इमेज में क्या बना? एक फ्रूट है, तो फ्रूट क्या होगा जल्दी बताइए? फ्रूट नेचुरल होगा या फिर मैन मेड होगा? जल्दी बताइए। फ्रूट विल बी नेचुरल। ठीक है, पहला फ्रूट हो गया। सेकंड देखिए बनाना, बनाना भी क्या हो जाएगा हमारा? नेचुरल। देन वी हैव एप्पल, एप्पल क्या हो जाएगा हमारा? एप्पल क्या हो जाएगा बच्चों? एप्पल हो जाएगा हमारा नेचुरल। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक संतरे का बना हुआ है चित्र, ये संतरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगेन फ्रूट है तो इट विल बी क्या हो जाएगा बच्चों? नेचुरल। अब इसके बगल में एक तो जार बना है ना, जार आपको दिख रहा है, ये जार विजिबल है। अब ये जार क्या हो जाएगा? ये जार मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? मैन मेड। इसके बाद देखिए अलमीरा, अलमीरा किससे बना है? मैन मेड है। भले इसके ऊपर जो प्लांट्स हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे? नेचुरल, पर जो अलमीरा बना हुआ है ये क्या हो जाएगा? मैन मेड। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी डाइनिंग टेबल बना हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा? मानव द्वारा निर्मित है, यानी कि मैन मेड। इसके बाद देखिए क्लोथ भी मैन मेड है। यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे? नेचुरल, हमारे नेचर से उत्पन्न हो रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नेचुरली ऑब्टेन्ड है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैन मेड है। ठीक है, दो चीज में आपको एकदम क्लैरिटी हो गई कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, या तो वो नेचुरली ऑब्टेन्ड होंगी या तो मैन मेड होंगी। ठीक है बच्चों, इतना सबको क्लियर है? ठीक है ना, अब आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस स्लाइड को देखिए, ध्यान से देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा है? इस स्लाइड से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हमारे पास आसपास जो वस्तुएं होती हैं वो किसी एक पदार्थ से बनी हुई नहीं होती है ना। ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी या बहुत रेयर होगी जो किसी एक ही चीज से बनी होती है ना। हर एक चीज हमारे आसपास जो हमें दिखती है, अवेलेबल है, वो अनेक चीजों से मिक्स करके, यानी बहुत सा 2-3 चीजें, 4-5-6 चीजें मिलकर एक वस्तु को बनाते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, मैन मेड किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए उसमें हमें और भी चीजों की जरूरत होती है। यानी कि 2-3 चीजों का मिश्रण है ना, 2-3 चीजों का मिश्रण एक क्या हो जाएगा? एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। अकेले किसी भी चीजों को बनाना पॉसिबल नहीं है या बहुत रेयरली पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेयर बना हुआ है ना। अब हमें 2 टाइप के चेयर दिख रहे हैं, ठीक है। एक तो है वुडन चेयर, एक है प्लास्टिक चेयर, है ना, आपको विजिबल है। एक क्या है? एक वुडन चेयर है और एक क्या है? प्लास्टिक चेयर है। अब अगर मैं चाहूँ, है ना, एज अ ह्यूमन, अगर मैं चाहूँ, मैं ह्यूमन बींग्स हूँ,
अगर मैं चाहूं तो मैं इस चेयर को वुड से ही बना सकती हूँ, मैं चेयर को प्लास्टिक से ही बना सकती हूँ, इट इज माई चॉइस। बट इन बोथ केसेस, पहले केस में क्या कर रही हूं मैं, वुड से बना, और वुड से बनाने से क्या होगा, जस्ट इमेजिन, जब मैं इस चेयर को वुड से बना रही हूं उस कंडीशन में वो जो चेयर है वो नेचुरली ऑब्टेन चीजों से बन रहा है। ओके, इज दैट क्लियर? जब मैं एक चेयर को वुडन यानी कि वुड से, लकड़ी से बनाती हूँ, तब मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस चेयर का निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए वुड का इस्तेमाल कर रही हूँ, लकड़ी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब वो लकड़ी कहाँ से उत्पन्न होती है बच्चों? वो लकड़ी उत्पन्न होती है हमें ट्रीज से, प्लांट से, पौधों से, है ना? ये सबको समझ में आया? पर वहीं पर दूसरी तरफ जब मैं उसी चेयर को प्लास्टिक से बनाती हूँ, तो क्या ये जो प्लास्टिक है ये नेचुरली ऑब्टेन्ड है? नहीं, ये जो प्लास्टिक है ऐसा कोई पदार्थ नहीं, जो प्लास्टिक कहीं से भी नेचुरली ऑब्टेन्ड नहीं है। ये जो प्लास्टिक है ये ह्यूमन बींग्स ने अलग केमिकल्स यूज करके इसे बनाते हैं। अब ये जो प्लास्टिक है, अब मैं चाहूं तो मैं दोनों से बना सकती हूँ, बट फर्स्ट कंडीशन में मैं यहाँ पर नेचुरल सोर्सेस का यूज कर रही हूँ। इन द वुडन चेयर मैं क्या यूज कर रही हूँ, यहाँ पर नेचुरल सोर्सेस का यूज कर रही हूँ। इन द सेकेंड केस जहां मैं प्लास्टिक की चेयर बात कर रही हूँ, वहां पर हम बोलेंगे कि हम यहाँ पर मैन मेड सोर्सेस का यूज कर रहे हैं। तो दोनों कंडीशन में चेयर बनाना पॉसिबल है, बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एक टाइम पे मैं नेचुरल चीजों को यूज कर रही हूँ एंड सेकेंड कंडीशन पे मैं ह्यूमन मेड चीजों को यूज कर रही हूँ। तो दोनों कंडीशन में प्रोडक्ट हमारा सेम बनने वाला है। ठीक है, समझ में आया? बट एक नेचुरली है, एक मैन मेड। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब मैं दूसरी बात मैं ये बता रही थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम बनाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम बनाते हैं तो हम उसमें एक से अधिक चीजों का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। अब आप यहाँ बताइए, अगर यहाँ पे चेयर बनाया गया होगा तो क्या यहाँ पे सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल किया हो गया होगा? सोचिए, क्या हम जब चेयर बनाते हैं तो क्या हम सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं घर बनाने जा रही हूँ, है ना, अगर मैं क्या बनाने जा रही हूँ, अगर मैं एक घर बनाने जा रही हूँ तो मैं क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करूंगी। वैसे ही अगर मैं चेयर बनाने जाऊंगी तो मैं किस चीजों का इस्तेमाल करूंगी। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जब हम चेयर बनाने जाते हैं तो हम किस चीजों का यूज करेंगे? हम लकड़ियों का यूज करेंगे, कील का यूज करेंगे, हथौड़ियों का यूज करेंगे, आरी, है ना, आप आरी समझते हैं जिससे काटते हैं, आरियों का यूज करेंगे, मतलब अनेक अनेक चीजों का यूज करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वो जो चेयर है एक शेप में, एक ढांचे में बन सके, है ना। उसी प्रकार जब हम घर का निर्माण करते हैं तो घर के निर्माण करने के लिए हमें अनेक अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होगी। जैसे कि घर निर्माण करने की सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, हमें ईंट की जरूरत होगी, है ना। हाँ, ईंट के निर्माण का हमें सीमेंट की जरूरत होगी, बालू की जरूरत होगी, है ना। उसके बाद हमें उन औजारों की जरूरत होगी जिनसे उसे मिलाया जाए, है ना बच्चों। तो इन सब चीजों की सहायता से ही हम क्या बना सकते हैं, किसी भी चीज को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम घर की बात करें तो हमने देखा सीमेंट का यूज करना, सैंड का यूज करना, ब्रिक्स यानी कि ईंटों का यूज करना। वहीं पर जब कुर्सी की बात करें तो हमने क्या सीखा, हम कील का इस्तेमाल कर रहे थे, लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे, हथौड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, आरी का इस्तेमाल कर रहे थे, फिर पेंट भी हम करेंगे। तो अनेक अनेक चीजों का उपयोग करके हम किसी एक वस्तु का निर्माण कर पाते हैं। तो एक सिंगल चीज से कोई भी वस्तु का निर्माण करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए आगे जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक घर का चित्र है। अब इस घर को बनाने के लिए, घर बन रहा है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे काम पेंडिंग्स पड़े हुए हैं, है ना, पड़े हैं कि नहीं पड़े। तो अब इस घर को निर्माण करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ी होगी। कहीं पर देखिए मिक्सिंग मशीन लाया गया होगा, कहीं पर सीमेंट यूज हुआ होगा, कहीं पर छड़ यूज हुआ होगा, कहीं पर गिट्टी यूज हुई होगी, कहीं बालू यूज हुआ होगा, रेत होगा। हमारे आसपास क्या है, घर बनते रहते हैं। जब घर बनते हैं तो आपने आसपास घरों को बनते हुए देखा होगा, है ना। बहुत लोगों के घर रिपेयर होते हैं, तो आपने देखा होगा किन चीजों का इस्तेमाल होता है। अगर मिट्टी के घर होंगे तो वहां पर मिट्टी का उपयोग होगा, लकड़ियों का उपयोग होगा, खपरा, है ना, आप समझते हैं खपरा। खपरा जो हम घरों के ऊपर में लगाते हैं, राउंड राउंड शेप के रहते हैं, है ना, उन्हें हम बोलते हैं खपरा। अब आपको इसका इमेज भी बना के दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये है ना, इसमें ऐसे ऐसे बना दिख रहा है आपको। हाँ, इसे हम क्या बोलते हैं, खपरा। खपरा, है ना, हमारे लोकल लैंग्वेज में से खपरा बोलते हैं। आपके अलग अलग जगह पे से अलग अलग चीज भी बोल सकते हैं, है ना। बेसिकली इट इज कॉल्ड खपरा।
एंड हम क्या करते हैं, हम इन चीजों का उपयोग कर घर बनाते हैं। तो जब हम मिट्टी के घर बनाएंगे तो इन चीजों का उपयोग होगा, जब हम पक्का घर बनाएंगे तो अलग अलग चीजों का उपयोग होगा। मतलब किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें अनेक प्रकार की चीजों की आवश्यकता हो सकती है, पड़ सकती है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म में देखिए हमने क्या क्या समझा। घर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए होगा, रेत, ईट, फिर हमें छड़ चाहिए, फिर यहाँ पर एक मिक्सिंग मशीन चाहिए, फिर यहाँ पर जो मसाला जो बनता है सीमेंट और सैंड को मिक्स करके, उसे कैरी करने के लिए भी कुछ बर्तन चाहिए, कुछ यूटेंसिल चाहिए, उसको मिक्स करने के लिए चाहिए, है ना। अलग अलग चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, और भी अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल एक घर बनाने के लिए हमें उतनी चीजों की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब सेकेंडली जब मैं बात करूंगी, एक पेन, है ना, क्योंकि आपके जो चैप्टर 3 है उसमें एक टेबल बना हुआ है जहां पर अलग अलग चीजों को बताना है कि किन चीजों की आवश्यकता से क्या क्या चीजें बनती है। मतलब अगर मुझे किसी एक चीज को बनाना होगा तो मैं और किन चीजों की जरूरत उसमें पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक पेन बनाना है तो किस चीजों की जरूरत पड़ सकती है, जस्ट इमेजिन, इंक की जरूरत पड़ेगी, है ना। पेन है, इसमें इंक रहेगा तभी तो चलेगा, है ना। अब इस पेन को बनाने के लिए मुझे इंक की जरूरत पड़ेगी, एक मेटल का जरूरत पड़ेगा जिसमें निब बनेगा, एक प्लास्टिक होगी जिसमें रिफिल हम इंसर्ट कर सकते हैं, प्लस इसकी बॉडी बनाने के लिए एक मटेरियल, है ना। अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजें जिनकी जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मैं बना रही हूं, है ना, अगर मैं बना रही हूं, मतलब मान लीजिए एक सोडा वाटर, है ना, क्या बना रही हूँ, सोडा वाटर, है ना। ये आप कंफ्यूज मत होइए, आपके बुक्स में सब गिवन है ना। सोडा वाटर बना किन चीजों की जरूरत होगी, सोडा की जरूरत होगी, लेमन की जरूरत होगी, फिर सॉल्ट की जरूरत होगी, सम शुगर, है ना। इन सब चीजों की आवश्यकता से मैं क्या बना सकती हूँ, एक सोडा। आगे देखते हैं, अगर मुझे एक बैग बनाना है, अगर मुझे एक बैग बनाना है तो मैं किन चीजों की यूज करूंगी। अगर मुझे बैग बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे उसका लेदर चाहिए होगा, कपड़ा, फिर उसके एसेसरीज जैसे कि जिप, है ना, फिर एक थ्रेड, नीडल उसे स्टिच करने के लिए, है ना, कुछ जिपर्स लगेंगे। तो इन सब चीजों को जब मैं कंबाइन करूंगी तब वो क्या बन जाएगा, एक बैग बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर मुझे एक बुक बनानी है, अगर मुझे एक बुक बनानी है, सबसे पहले उसके पेजेस चाहिए, एक हार्ड कवर चाहिए, तो उसको बाइंड करने के लिए कोई मटेरियल चाहिए, ग्लू चाहिए, है ना, ताकि मैं सारे पेजेस को बाइंड करके उसमें कवर लगाए, स्टिक कर सके, है ना। फिर उसमें कवर कराने के लिए एक तो पेपर चाहिए, है ना। आपने कभी ध्यान से देखा है अपनी बुक्स को, उन बुक्स का बाइंडिंग किस प्रकार से होता है, क्या उस पूरी बुक्स एक ही मटेरियल से बनी होती है, नहीं, उनमें आप देखेंगे तो अंदर के जो पेजेस हैं वो अलग दिखती हैं, बाहर का कवर अलग दिखता है ना। तो आप सोचिए जब उस बुक को बनाया जा रहा होगा उसमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ी होगी। ठीक है, जस्ट इमेजिन। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारा लास्ट एग्जांपल है कि अगर हम एक फूले हुए बलून, है ना, एक बलून जिसमें हवा भरी हुई है, ऐसा बलून जिसमें हवा भरी हुई है, अब ऐसे बलून को, ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं, ऐसे बलून जिसमें हवा भरी हुई है, इसे बनाने में क्या क्या लगा होगा, जस्ट इमेजिन, हवा लगी होगी, ठीक है, प्लस माई हैंड्स, है, जिसको मैं खींचूंगी तब फुलाऊंगी। इमेजिन मत करने लगी ये सब आपके बुक्स में, बिकॉज साइंस बेसिकली ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को डील करते हैं जो हमारे आसपास होती है, बस हमें इसे समझने की जरूरत है। ठीक है, तो जब हम एक बलून जिसमें हवा नहीं है उसे फुलाते हैं तो मुझे हैंड्स की जरूरत पड़ेगी, एयर की जरूरत पड़ेगी, प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बलून की भी जरूरत पड़ेगी, प्लस उसके बाद हमसे टाई करने के लिए एक धागे की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर मैं पंप से उसको फुलाना चाहती हूँ तो एक पंप की जरूरत पड़ेगी ना। अलग अलग मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, आपको समझ में आया, एक छोटी सी चीज या एक बड़ी चीज। अगर मैं एक बलून फुलाने की बात कर रही हूँ, इससे लेकर एक घर बनाने तक, कोई भी चीज एक सिंगल वस्तु से नहीं बन सकती है ना। हमें अलग अलग वस्तुएं चाहिए जिनसे हम कंबाइन कर सके, किसी एक वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आप सबको क्लियर है, आपने अलग अलग मैटर को समझा, है ना। अब हम एक्चुअली हमारे टॉपिक पे आने वाले हैं। ठीक है, यहां तक तो सिर्फ जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन था, अब यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। अब अभी तक हमने जितनी चीजों को भी पढ़ा, अभी तक हमने जितनी चीजों को भी पढ़ा, अब इंपॉर्टेंट है उन चीजों को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करना, डिवाइड करना। तो अब जो ये 3 पार्ट्स, 3 चीजों की बात कर रहे थे, ये क्या है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस।
यानी कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं वो बेसिकली 3 फॉर्म्स में होती हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है सॉलिड, यानी कि ठोस पदार्थ। कोई भी चीज अगर ठोस है ना, मजबूत है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, ठोस पदार्थ। इसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड, है ना, वो क्या हो जाएगी, सॉलिड। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड की। अब लिक्विड क्या हो जाएगा आपस से, पानी। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल, पानी की लिक्विड है, फ्रूट जूसेस सब लिक्विड है, और दाल आपके घर में बनता है वो लिक्विड है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे गैसेस। अब गैसेस क्या हो जाएगा, जो गैसेस हमारे आसपास, यानी कि एयर, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, है ना, अलग अलग गैसेस हैं। हमने एक चैप्टर 1 में पढ़ा था बच्चों, याद करिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, है ना। तो उसी अलग अलग टाइप्स ऑफ गैसेस बोलते हैं, वो जो फॉर्म है उसे हम क्या बोलेंगे, गैस। ठीक है, वो गैसेस फॉर्म हो गया। फिर आ गया सॉलिड्स। क्लियर है। अब हमने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स पढ़े उसे कैटेगराइज करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने एग्जांपल पढ़ा था चेयर का। ठीक है, अब चेयर क्या हो जाएगा, चेयर कौन से कंडीशन में आएगा, सॉलिड। ठीक है, चेयर कौन से कंडीशन में आएगा, सॉलिड। सेकंड हमने कौन सा एग्जांपल पढ़ा था बच्चों, सेकंड एग्जांपल पढ़ा था हमने सोडा वाटर का। तो सोडा वाटर कौन से फॉर्म में आएगा बच्चों, जल्दी बताइए, लिक्विड फॉर्म में, है ना। लिक्विड फॉर्म में क्या आ जाएगा, सोडा वाटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पेन। अब पेन कौन से फॉर्म में आ जाएगा, पेन में आ जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद देखिए, विजिबल नहीं है शायद आप लोगों को, एक सेकेंड, पहले हमने क्या पढ़ा, चेयर, पेन। यहाँ पे क्या देखा हमने, लिक्विड्स में सोडा वाटर। ठीक है, क्लियर आप सबको। थर्ड हमने क्या देखा, बैग। अब बैग बताइए क्या होगा, सॉलिड लिक्विड की गैस, क्या हो जाएगा, बैग, अगेन सॉलिड। मैक्सिमम चीजें देखेंगे हमारे आसपास तो सॉलिड्स ही है। ठीक है, थर्ड हमारा एग्जांपल क्या था, बुक। बुक क्या हो जाएगा अगेन बच्चों, सॉलिड। बुक अगेन क्या हो जाएगा हमारा, सॉलिड। अब थर्ड क्या था, थर्ड एयर फिल्ड विद, बलून फिल्ड विद एयर। अब बलून फिल्ड विद एयर के अंदर क्या है, गैस है ऑब्वियसली, तो किस में आ जाएगा हमारा, गैसेस वाले स्टेज में, बलून फिल्ड विद। ठीक है, क्लियर है इतना सबको, आपको समझ में आ गया। अब हमने जितनी चीजें पढ़ी, अब आप इसमें और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। अब अलग अलग एग्जांपल्स को भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं। एक जस्ट आपको एक होमवर्क में दे रही हूँ, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, आपको टॉपिक बनाने और आपको 10 एग्जाम्पल्स लिखने हैं ईच, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट होगा, जितने एग्जाम्पल्स मैं मेंशन कर चुकी हूँ इतने एग्जाम्पल्स का आपको यूज नहीं करना है, इसके अलावा आपको अलग एग्जाम्पल्स का यूज करना है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आप सब इस होमवर्क को जरूर करके आएंगे। आगे चलते हैं, अब हम ये समझेंगे, हमने सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में। अब ये जानना है कि जो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस हैं, इनका जो नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी क्या क्या है ना, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इनकी विशेषताएं क्या, इनके बारे में हम समझेंगे। अब पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आता है कि हम क्या सॉलिड्स को देख सकते हैं, कैन यू सी इट, कैन यू सी इट, क्या आप देख सकते हैं, आप किसे बात कर रहे हैं, सॉलिड्स। तो सॉलिड्स को हम देख सकते हैं, यस, सॉलिड को हम देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। क्या हम लिक्विड को देख सकते हैं, लिक्विड है पानी, क्या विजिबल है, क्या हम देख सकते हैं बच्चों, यस, हम लिक्विड्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, पर क्या हम एयर को देख सकते हैं, गैस को देख सकते हैं, जल्दी बताइए, नो, हम गैस को नहीं देख सकते। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, कैन यू टच इट, क्या आप छू सकते हैं, है ना,
छूने की बात हो रही है ना, छूना मतलब हम फिजिकली जब किसी चीज को टच करें, फॉर एग्जाम्पल जब मैं इस बोर्ड को टच करती हूँ तो मैं फिजिकली इसको टच कर रही हूँ, इस पेन को जब मैं टच कर रही हूँ फिजिकली टच कर रही हूँ, है ना, अपने हाथों से टच कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या हम क्या सॉलिड्स को टच कर सकते हैं? सॉलिड्स, यस। क्या हम लिक्विड को टच कर सकते हैं? यस। पानी को हम छू सकते हैं, पर क्या हम गैस को टच कर सकते हैं? कैन वी टच गैस? नो, वी कैन नॉट टच गैस, है ना। अब थर्ड, कैन यू फील इट? क्या आप महसूस कर सकते हैं? यस, हम सॉलिड्स को महसूस कर सकते हैं, हम लिक्विड्स को भी महसूस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग कि हम गैस को भी महसूस कर सकते हैं, है ना। तो हमने सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस में 3 टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखे। हमें यहाँ समझ में आ गया कि सॉलिड्स को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। लिक्विड्स में भी ये पॉसिबल है, पर गैसेस में हम सिर्फ गैस को महसूस कर सकते हैं। अगर मैं छूना चाहूंगी तो छू के नहीं, बस यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैस है, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छू दिया, मैंने नाइट्रोजन को छू दिया। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि हमारे आसपास गैसेस अवेलेबल हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये बच्चा पहाड़ों के बीच में हवा को महसूस कर रहा है, फील कर रहा है कि वो हवा बह रही है। क्या उस हवा को वो देख सकता है? ऑब्वियसली नहीं। अब आप एक ट्राई कर, आप देखिएगा अपने आसपास, आप बोलेंगे हवाएं चल रही हैं। हवाएं चलने का कैसे पता चलता है? जब पेड़ पौधे हिलने लगते हैं, आपके आसपास की चीजें हिलने लगती हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हवाएं चल रही हैं। परंतु बट क्या हम उसे चलते हुए एक्चुअल में देखते हैं? नहीं। इसलिए हम सिर्फ गैसेस को महसूस कर सकते हैं, हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस का डेफिनिट शेप होता है? क्या सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस का एक पर्टिकुलर शेप होता है या नहीं होता है? ये जानना भी बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हमें जानना है कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हैं, क्या इनका कोई शेप होता है, पर्टिकुलर शेप, कि मैं बोलूंगी सॉलिड है इसका यही शेप होगा, लिक्विड का यही शेप होगा? इसे जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं सॉलिड्स के बारे में। ठीक, तो आप इस इमेज में देखिए, अलग अलग आपको बॉल्स बने हुए हैं। कहीं पर ह्यूमन बींग्स हैं, कहीं पर छोटे बॉल्स हैं, कहीं बड़े बॉल्स हैं, कहीं पर डाइसेस बने हुए हैं। हर एक ऑब्जेक्ट का एक अपना पर्टिकुलर शेप है ना। कुछ ऑब्जेक्ट बोलेंगे सर्कुलर है, कुछ बोलेंगे सर्कुलर है, कुछ स्फेरिकल है, कुछ रेक्टेंगल है, कुछ क्यूब है, कुछ क्यूबॉइड है, कुछ इरेगुलर है, पर हर एक ऑब्जेक्ट का शेप है ना। हर एक ऑब्जेक्ट का शेप है। हमने पिछले में एग्जांपल्स में देखा था, चेयर का शेप होता है, पेन का भी शेप होता है, बुक का भी शेप होता है। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट जो सॉलिड है उसका शेप पॉसिबल है। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट जो एक सॉलिड है उसका शेप होता है, एक डेफिनेट शेप होता है, एक पक्का शेप होता है, और वो ऑब्जेक्ट उसी शेप का होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं कि क्या ये जो फीचर है वो लिक्विड्स में भी अवेलेबल है। तो लिक्विड्स में बेसिकली क्या होता है, ध्यान से समझिए। अगर मैंने 1 लीटर पानी लिया, मैं उसे किसी भी टाइप के ग्लास में डालू, है ना। आप सबके वाटर बॉटल्स आप नोटिस कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के वाटर बॉटल्स होते हैं। किसी का वाटर बॉटल स्ट्रेट होता है, किसी का सर्कुलर होता है, किसी का मिरिंडा शेप का, किसी का फैंटा शेप का होता है। अलग अलग वाटर बॉटल सब यूज करते हैं। अब सबके वाटर बॉटल में पानी तो सेम है ना। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो पानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट में डलता है ना, किसी भी कंटेनर में डलता है, वो पानी उस शेप में आ जाता है ना। अगर हम सर्कुलर बात करते हैं, सिलेंड्रिकल बात करते हैं, तो कोई भी लिक्विड ऑब्जेक्ट उस शेप में आ जाता है जिस शेप में हम उसे पोर करते हैं, जिस शेप में उसे डालते हैं। ठीक है, अगर मैं उसे एक ट्रायंगुलर बॉटल में डालूंगी तो वो जो लिक्विड है वो ट्रायंगुलर दिखने लगेगा।
अगर मैं उसे सिलेंड्रिकल में डालूंगी तो सिलेंड्रिकल दिखने लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए पहले इमेज में वो जो वाटर मैंने पोर किया था, सेम वाटर वो अभी क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हेमिस्फीयर दिख रहा है, जबकि वही पानी है ना, मैंने बस उसका क्या किया, शेप चेंज किया है, शेप ऑफ द ग्लास जिसमें वो डला हुआ है। यहाँ पर वो रेक्टेंगुलर दिख रहा है, यहाँ पर वो एक हेमिस्फीयर शेप का दिख रहा है। सेम वे यहाँ पर देखेंगे, देखिए हाफ सर्कल विजिबल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कैसे एक पेंटागन जैसे एक सॉरी यहाँ पर आप देखेंगे एक क्वाड्रिलेटरल शेप में विजिबल है। यहाँ पर देखिए अगेन एक रेक्टेंगुलर शेप में है, यहाँ या फिर सिलेंड्रिकल भी बोल सकते हैं इसको, या और यहाँ पे देखिए अगेन एक डिफरेंट फॉर्म में। यानी कि लिक्विड्स बेसिकली जिस भी ऑब्जेक्ट में, जिस भी कंटेनर में डाले जाते हैं, लिक्विड्स उसी शेप को ले लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है ना। अगर इसी बॉटल में मैं एक बॉल डाल दूं, है ना, या फिर एक डाइस डाल दूं, एक चौक डाल दूं, एक पेन डाल दूं, एक रबर डाल दूं, तो वो रबर मैं किसी भी कंटेनर में डालूंगी तो वो जो रबर का शेप होगा वो सेम होगा, है ना। अगर आप मान लीजिए एक सर्कल है ना, एक कॉइन, एक सिक्का को मैं इसमें डालूं चाहे इसमें डालूं, वो जो सिक्का है क्या उसका शेप चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो हम सिक्का क्या था, सॉलिड। अब सॉलिड का शेप चेंज नहीं हुआ, पर हम जो वाटर को पोर कर रहे हैं तो हम अलग अलग यूटेंसिल्स में जब वाटर को डालते हैं उसका शेप चेंज होने लगता है। यानी कि जो लिक्विड है उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, जिस भी ऑब्जेक्ट में हम उसे डालेंगे, जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उस शेप का हो जाता है, ठीक है। समझ में आया सबको? तो सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, लिक्विड्स नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। सॉलिड्स का डेफिनेट शेप होता है, एक पर्टिकुलर फिगर होगा, और लिक्विड्स का ऐसा कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गैसेस की। अब गैसेस के केस में क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गैसेस के केस में क्या होगा। अब गैसेस यहाँ पर भी हम लिक्विड्स के एग्जांपल्स को समझा रहे थे कि लिक्विड यहाँ पे पोर करने से यहाँ पर उसी शेप का हो जाता है, ठीक है, जिस भी कंटेनर में हम उसे डालेंगे। अब जब हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के केस में क्या होगा, मैं उसको जिस भी शेप में डालना चाहूंगी उसका भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है ना। अगर मैं उस गैस को, अब आपने देखा होगा आपके आसपास आजकल बलून्स बहुत शेप्स के आते हैं, है ना। कहीं पर आप देखेंगे तो हार्ट शेप बलून है ना, कहीं पर सर्कुलर बलून है। आजकल देखेंगे ह्यूमन बींग्स क्या बोलते हैं, डायनासोर बलून्स मिल जाते हैं, क्रोकोडाइल बलून्स मिल जाते हैं, अलग अलग टाइप के बलून्स मिल जाते हैं। यानी कि अब बलून्स के अंदर भी एक्चुअल में क्या भरा हुआ होता है, एयर, हवा। तो हम इससे हमें क्या समझ में आता है कि जिस टाइप से हम लिक्विड को किसी भी कंटेनर में पोर कर रहे थे, डाल रहे थे, और लिक्विड्स अपने शेप को चेंज करके उस कंटेनर के शेप हो जा रहा था, सेम प्रॉपर्टी एयर की भी होती है, गैसेस की भी होती है। गैसेस अपने का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। गैसेस को जिस भी कंटेनर में, जिस भी पार्टिकल में हम डालेंगे, गैसेस उसी शेप के हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसे हार्ट शेप बलून में डालूंगी तो जो गैस है वो हार्ट शेप का दिखने लगेगा। अगर मैं उसे सर्कुलर में डालूंगी सर्कुलर शेप का। अगर मैं किसी भी डायनासोर शेप में डालूं डायनासोर शेप का दिखने लगेगा। यानी कि गैसेस का भी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट, डू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस ऑक्यूपाई स्पेस? क्या सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब है क्या होता है कि अगर मैं कोई जगह घेरना, है ना, किसी जगह को घेरना, अपना एक पर्टिकुलर जगह बनाना, ठीक है। अगर क्या सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस को स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि उन्हें क्या कोई जगह की जरूरत है या नहीं है, ठीक है, इसे भी समझिए। तो अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है कि अब ये जो एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है, ठीक है, एक कंटेनर में पानी रखा हुआ है, ठीक है, पूरा भरा हुआ। अब जैसे ही मैं इस पत्थर को इस बाल्टी में डालती हूं, जैसे ही मैं इस पत्थर को इस पानी में डालती हूँ, क्या होगा, देखिए जो एक्स्ट्रा वाटर है
वो यहाँ से निकलने लगा है ना, देखिए गिरने लगा है एक्स्ट्रा वाटर। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो सॉलिड मैं उसमें इंसर्ट करना चाह रही थी, डालना चाह रही थी, वो जो सॉलिड है वो एक जगह ऑक्युपाई कर रहा है उस बकेट में, है ना। वो जो सॉलिड है उस बकेट में एक जगह ऑक्युपाई कर रहा है, जिसके कारण फॉर दैट रीजन जो एक्स्ट्रा वाटर है वहां से निकल रहा है, एक्सपेल आउट कर रहा है ना। क्योंकि वो जो सॉलिड हम इंसर्ट कर रहे थे, डाल रहे थे, वो एक उसको भी एक जगह चाहिए। अब वो जगह तो पानी लिया हुआ था, इसलिए वो पानी उस बकेट से बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यही प्रॉपर्टी समझेंगे लिक्विड्स में। क्या लिक्विड्स में भी ऐसा होता है कि लिक्विड्स भी स्पेस ऑक्युपाई करते हैं? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेम एग्जांपल। अब यहाँ पर भी एक वेसल पूरा पानी से भरा हुआ था। अब जब मैं उसमें एक्स्ट्रा वाटर डालने की कोशिश कर रही हूँ, पहले तो ये पूरा भरा हुआ, ठीक है। अब जैसे ही मैं उसमें एक्स्ट्रा वाटर डालने की कोशिश कर रही हूँ, जितना भी वाटर एक्स्ट्रा है वो एक्सपेल आउट हो जा रहा है ना। बिकॉज लिक्विड्स को भी स्पेस की जरूरत होती है, दे ऑल्सो ऑक्युपाई सम स्पेस। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो हमने क्या देखा, सॉलिड्स ऑक्युपाई स्पेस, लिक्विड्स ऑक्युपाई स्पेस। आगे चल के देखते हैं क्या गैसेस भी स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पैराशूट बलून है, ठीक है, एक छोटा पैराशूट बलून है ना। और एग्जांपल देखते हैं, सॉरी, यहाँ पर एक बड़ा पैराशूट बलून है, एक छोटा पैराशूट बलून, ठीक है। दोनों ही कंडीशंस में बलून्स है और एक पर्टिकुलर उसके अंदर हवा भरी होगी, तभी तो वो ऑब्जेक्ट्स को ऊपर उड़ा रहा है ना। पैराशूट में बेसिकली हवा भरी होती है, जिसके कारण वो क्या करता है, वो हवा में उड़ पाता है। ठीक है, पैराशूट में बेसिकली हवा भरी होती है। अब यहाँ पर देखिए एक पर्टिकुलर पूरा, अब इसमें हवा भरी है, इसलिए तो वो एक पूरा इस पूरा पैराशूट के एरिया को ऑक्युपाई किया हुआ है ना। ये हवा भरने के कारण ये जो एयर इनसाइड द पैराशूट, ये उस पूरे एरिया को ऑक्युपाई किया हुआ है। अगर इसमें कम हवा हम भरते तो ये छोटा दिखता, ज्यादा हवा भरने से क्या, वो पूरा स्पेस को ऑक्युपाई किया हुआ है। यानी कि गैसेस ऑल्सो ऑक्युपाई स्पेस, गैसेस ऑल्सो ऑक्युपाई स्पेस। तो हम चाहे सॉलिड्स की बात करें, चाहे लिक्विड्स की बात करें, चाहे गैसेस की बात करें, तीनों केसेस में वो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। तो इसके बाद हम एक एक्टिविटी को डील करने वाले हैं। यहाँ पर हम गैसेस ऑक्युपाई स्पेस, जो हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसी को डील करेंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं गैसेस ऑक्युपाई स्पेस, ठीक है, तो इस एक्टिविटी में बेसिकली हमें क्या करना है, एक बकेट ऑफ वाटर लेना है ना, एक बकेट जिसमें पानी पूरा होना चाहिए। इसके बाद हमें एक खाली कंटेनर लेना है। खाली कंटेनर एक बॉटल हो सकता है, एक मग हो सकता है, एक ग्लास हो सकता है। अगर वो ट्रांसपेरेंट होगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता। तो इसके लिए आप कोई भी बॉटल यूज कर सकते हैं, जो वाटर बॉटल मार्केट्स में हमें अवेलेबल होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर बॉटल लिया, कंटेनर लिया गया, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। उसके बाद आपको एक वाटर बॉटल लेना है। अब उस बॉटल को आपको उल्टा डालना है। क्या करेंगे हम, उल्टा डालेंगे, उल्टा उसमें डाल देंगे, ऐसे डालेंगे। और उससे डालने से पहले ये ध्यान देना बाकी जो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें चाहिए एक कंटेनर जिसमें पानी भरा होना चाहिए। इसके साथ में हमें चाहिए एक ट्रांसपेरेंट बॉटल जिसमें भी पानी पूरा भरा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस भरे हुए पानी को हम डालेंगे उस कंटेनर के अंदर एज शोन इन द इमेज। इमेज के जैसे हम उस भरे हुए पानी को हम डालेंगे उस कंटेनर में। ठीक है, अब इसके बाद हम धीरे धीरे करके उस बॉटल को उस पानी से बाहर निकालेंगे, पर सिर्फ उस बॉटल का पानी खाली होना चाहिए, पूरा हम बॉटल को बाहर नहीं निकालना है। ऐसे बाहर निकालना है कि उसका जो सर्कुलर, उसका जो बॉटल का जो मुंह है ना, जो बॉटल का माउथ है, वो पानी के अंदर ही होना चाहिए। आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक प्रेशर बन जाता है ना। अगर हम पूरे भरे हुए पानी को ऐसे उल्टा करके डालते हैं, कुछ देर के बाद जब हम उस पानी को खाली करेंगे, है ना, पूरा खाली नहीं करना, तो आप एक महसूस करेंगे कि वाटर से एक प्रेशर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको फिगर 2 को फॉलो करना है। फिगर 2 के जैसे वहां पर एक तो पाइप डाल के उस स्ट्रॉ, एक पाइप लेना है और उससे हवा को ब्लो करना है ना, यानी कि फूकना है। ठीक है, जब आप फूकेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर बबल्स का फॉर्मेशन हो। क्या होगा यहाँ पर,
बबल्स का फॉर्मेशन, यानी कि जब आप फूंक रहे हैं, एक गैस रिलीज कर रहे हैं, वो जो गैस है वहां पर कुछ जगह को घेर रही है, जिसके कारण वो बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट जिसको आप अपने घर पर भी जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस हैव वेट? क्या इसमें वजन होता है ना? इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्या सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में वेट होता है, क्या इसमें वजन होता है? तो अब आप खुद एज्यूम करिए, अगर मेरे यहाँ पर एक्टिविटी थर्ड में 2 बीकर्स रखे हो, ठीक है, 2 बीकर्स रखे हैं। अब दोनों बीकर में देखिए पूरा सैंड भरा हुआ है, पूरा सैंड भरा हुआ है। एक बीकर बड़ा है, एक बीकर छोटा है। अब बड़े बीकर में अगर सैंड भरा हुआ है तो ऑब्वियसली होगा कि वो बीकर भारी होगा, और छोटा बीकर जिसमें कम सैंड है वो हल्का होगा। दोनों की कंपैरिजन की मैं बात करूं, जिस बीकर में ज्यादा सैंड है वो हैवी होगा, और जिस बीकर में कम सैंड है वो लाइटर होगा, है ना? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो दोनों ही केस में जो सॉलिड है वो उसने कुछ ना तो कुछ वेट कैरी किया हुआ है, उसमें कुछ ना तो कुछ वजन अवेलेबल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स में भी वजन, वेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिक्विड्स, अब यहाँ पर देखिए सेम एग्जांपल है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमने एक बकेट लिया है और एक ग्लास, एक बकेट में पानी भरा हुआ और एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है। दोनों कंडीशन में दोनों में ही पानी है। एक बकेट में मान लीजिए इसमें 5 लीटर, इसमें 5 लीटर पानी है, तो इस जो ग्लास है उसमें जस्ट 250 ml ऑफ वाटर है। दोनों कंडीशन में जो लिक्विड है उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, और दोनों का ही कुछ अपना वेट है। 5 लीटर वाला बाल्टी ज्यादा भारी होगा एज कंपेयर टू वो ग्लास जिसमें कम पानी है, पर दोनों का अपने अपने जगह पे दोनों का कुछ ना तो कुछ वेट जरूर होगा। आप एक वाटर बॉटल रोज स्कूल लेके आते हैं, उस वाटर बॉटल का कुछ वेट होता है, और घर में एक बाल्टी पानी है ना, उसका भी कुछ अलग वेट होता है, पर दोनों का वेट होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब बात इंपॉर्टेंट आती है कि क्या गैसेस का भी वेट होता है? तो गैसेस का भी वेट होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक बलून पे मैं बहुत सारा हवा भर दूं तो वो बलून क्या हो जाएगा, कंपेरेटिवली वो दूसरे बलून से जिसमें कम हवा है उससे लाइटर होगा, यानी कि कम वजनदार होगा। पर दोनों ही केसेस में बलून्स में हवा जरूर होगी, यानी दोनों केसेस में बलून में वजन जरूर होगा। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज को समझा। पहली प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा कि सॉलिड्स के पास भी वेट था, लिक्विड्स के पास भी वेट था, और गैसेस के पास भी वेट है। जब हम गैसेस का वेट, यहाँ पे और एग्जांपल है कि गैसेस का जब एक बड़े बलून में ज्यादा वेट होगा और छोटे बलून्स में कम वेट होगा, इसीलिए जब हम इसको वेइंग बैलेंस में यानी कि तराजू पे रखते हैं तो वो बलून जिसमें ज्यादा एयर है वो नीचे झुक जाता है, और वो बलून जिसमें कम एयर है वो ऊपर रह जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यानी कि गैसेस में भी वेट होता है। अब अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी उनको समराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला बेसिक प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ा वो था फ्लो। क्या वो बह सकते हैं? तो सॉलिड्स बह नहीं सकते हैं, लिक्विड्स बह सकते हैं, और गैसेस बह सकते हैं ना। हवाएं बहती हैं, पानी बहता है, पर क्या सॉलिड बहता है? आपने कभी सुना है पत्थर बह रहे हैं, है ना? पत्थर रास्ते पे बह रहे हैं? नहीं। क्या बोल सुनेंगे पेड़ बह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। सॉलिड्स कभी भी नहीं बहते, पर लिक्विड्स और गैसेस बहती हैं, हवाएं बहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर शेप। हमने पढ़ा था सॉलिड्स का पर्टिकुलर शेप होता है, पर लिक्विड्स का चेंज होता रहता है, और गैसेस का भी चेंज होता रहता है। जैसा वो जिस कंटेनर में, जिस ऑब्जेक्ट में, जिस भी पार्टिकल में हम उसे इंसर्ट करेंगे वो उसी शेप का हो जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, ऑक्यूपाई स्पेस। तो हमने देखा सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस तीनों स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, सबकी एक अपनी अपनी जगह है, और तीनों को, सॉलिड्स को, लिक्विड्स को और गैसेस को, तीनों को ही स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेट। वेट में हमने अभी देखा कि तीनों को, गैसेस को, सॉलिड्स को और लिक्विड्स को, सबका वेट अपना अपना होता है। ठीक है,
हमने क्या क्या देखा, फ्लूइडिटी, क्यों फ्लो हो रहा है कि नहीं, शेप, ऑक्यूपाई एंड वेट। हमने इन सब प्रॉपर्टीज को समझा और हम अपने आगे इस चैप्टर के आगे पार्ट में इसकी अदर प्रॉपर्टीज और इसके कुछ अदर फीचर्स को भी पढ़ेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो को आगे भी देखते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा और इस वीडियो का आगे पार्ट देखने के लिए हमें सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले पता चल पाए। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे।